नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। रायपुर में आज एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पल देखने को मिला जब बस्तर क्षेत्र में लंबे समय तक नक्सली संगठन से जुड़े रहे और अब आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट चुके 100 से ज्यादा पूर्व नक्सली विधानसभा की कार्यवाही देखने नवा रायपुर पहुंचे। सदन में बैठकर उन्होंने पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से देखा। विधानसभा पहुंचने से पहले इन सभी ने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान पुनर्वास नीति, मुख्य धारा में जीवन और समाज के साथ समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने इसे शांति और विश्वास की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है कि यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब पुनर्वासित पूर्व नक्सली सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे हैं। इस पहल को लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और बस्तर में बदलते हालात का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने माओवाद की विचारधारा छोड़कर संविधान की राह अपनाने वाले 120 पुनर्वासित लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सभी के साथ बैठ भोजन किया और आत्मीय संवाद के जरिए उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में पूर्व सीसीएम सोनू दादा और कई पूर्व कमांडर भी शामिल रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यधारा में लौटे युवाओं को सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी ताकि वो सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और समाज में विकास में भागीदारी निभा सके। खबर मुंगेली से है, जहां मुंगेली के विधायक पुन्नू लाल मोहले ने विधानसभा में सवाल उठाया कि उनके क्षेत्र के किसानों पर सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है। उन्होंने पूछा कि फसल उत्पादन बढ़ाने, फसल की सुरक्षा, नई किस्म के बीज देने और खाद और पोषक तत्व प्रबंधन, कीट नियंत्रण और आधुनिक कृषि उपकरण देने पर कितनी राशि खर्च की गई। इस पर आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम ने जवाब दिया कि मुंगेली और पथरिया विकासखंड में साल 2023 से 2026 तक किसानों को कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। किसानों को नई तकनीक, प्रमाणित बीज, कीट और पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारी, कृषि उपकरण और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की पैदावार बढ़ाना और उनकी आय में सुधार करना है। इन योजनाओं से किसानों को खेती में आधुनिक तरीके अपनाने में भी मदद मिल रही है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका आज एमिटी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा से ही विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल आजीविका प्राप्त करना नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त कर पूरे समाज का विकास होना चाहिए। रमेन डेका ने आगे कहा कि परिवर्तन जीवन का नियम है और शिक्षा हमारे जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव लेकर आती है। इसके साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि अब आप किसी भी उम्र में अपने पसंद की डिग्री हासिल कर सकते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर के सकरी बाईपास पर दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक परिवार 4 लोगों की जान चली गई। रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर ड्राइवर ने नियंत्रण खो बैठा। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर एक अन्य खड़े ट्रेलर्स को भी चपेट में लेते हुए पलट गया। टक्कर
में स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बिलासपुर से खबर, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ट्रेलर ने स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल है। ट्रेलर चालक की गलती की वजह से यह हादसा हुआ, रॉन्ग साइड जाने की वजह से यह भीषण हादसा। बिलासपुर में करोड़ों रुपए के गबन मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्हा शाखा में पदस्थ रही आरोपी कैशियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर करीब 2 करोड़ 6 लाख रुपए से ज्यादा की हेरफेर का आरोप है। बैंक की आंतरिक जांच में आर्थिक अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के बाद उसे दूसरे कार्यालय में अटैच किया गया, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया और पिछले 8 महीनों से वो फरार चल रही थी, जिसके बाद अब जाकर उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कवर्धा में निर्माणाधीन गौरव पथ की धीमी प्रगति पर नगरपालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने कड़ी नाराजगी जताई है। लगभग 10 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से बने इस मार्ग का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। कार्य की रफ्तार संतोषजनक नहीं मिलने पर अधिकारियों और ठेकेदार को चेतावनी दी गई। अध्यक्ष ने गुणवत्ता और समय सीमा से समझौता न करने की बात कही है। उन्होंने मशीनें और मजदूर बढ़ाकर निर्माण तेज करने और साथ में रोजाना जियो फोटोग्राफ साझा कर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की मंशा के अनुरूप समय पर पूरा किया जाएगा। बिलासपुर रेल मंडल में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाई जा रही रेलवे प्रशासन के मुताबिक इस योजना के बाद अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं तक पहुंच और निगरानी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पहले अटेंशन प्रतिशत 20 से 25% था, जिसे अब करीब 54% तक पहुंचा दिया गया है। मेरी सहेली योजना के तहत महिला कांस्टेबल अकेली यात्रा कर रही महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रही है और उन्हें सुरक्षा की जानकारी दे रही है। महिला कर्मियों को टैब दिए गए हैं, जिससे वो मौके पर ही यात्रियों की शिकायत या सुझाव दर्ज करती है। इससे हर शिकायत की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो रही है। सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन सर्विलांस लगाया गया है और 15 स्टैंड ओवर वाले कैमरे भी लगाए गए हैं, जो बाहरी कनेक्शन के बिना काम कर रहे हैं। इस पहल से न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा में सुधार हुआ है, बल्कि रेलवे प्रशासन की सतत निगरानी और तकनीकी उपायों से यात्रा अनुभव भी सुरक्षित और आत्मविश्वासी बन रहा है। मेरी सहेली का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और हमने ये भी देखा कि हमारे जो अटेंशन परसेंटेज था, वो परसेंटेज सपोज 20 से 25% था, उसको हम लोग इंक्रीज करके 53 से 54% तक लेके आए हैं। तो जो भी लेडीज जो अलोन ट्रैवल कर रही हैं, उनको आते जो महिला कांस्टेबल उनको पर्सनली अटेंड करती हैं, उनसे उनका कोई ग्रीवांस है कि नहीं पूछती हैं। और उसके लिए मेरी सहेली सॉफ्टवेयर है और जितने भी महिला कर्मचारी हैं जो हमारी मेरी सहेली में नामित है, सबको एक टैब दिया गया है। उस टैब में वो लोग लाइव एंट्री करते हैं कि जब सपोज आप महिला के पास जाते हैं और वहां से मिलते हैं, उनके सीट पे जाकर आप पूछते हैं, उनका कोई भी ग्रीवांस अगर होता है या कोई भी सजेशन भी होता है, तो उसको तुरंत वहाँ लाइव एंट्री होता है। वो लाइव एंट्री मैं अपने डैशबोर्ड पर भी देख सकता हूँ। छत्तीसगढ़ से खबर, जहां सरकारी पैसों के गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। 15वें वेतन आयोग और वित्त आयोग और अन्य योजनाओं की राशि में 24,70,530 रुपए के गलत उपयोग की पुष्टि हुई है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच कराई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम बनाई गई। जांच के दौरान सरपंच, सचिव और अन्य संबंधित लोगों के बयानों में भी फर्क पाया गया। डीएम ने कहा है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब दस्तावेजों और खर्च के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।
इससे पंचायत में जो राशि थी उसमें अनियमितता पाई गई थी और इसी के लिए उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है और इसमें थाने से डिटेल इसमें जांच हो करके जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। थाना तोरवा में पंचायत विभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें ग्राम ढेका के जो पूर्व सरपंच हैं और 2 पूर्व सचिव और 1 कोटवार है, ये चारों ने मिलकर 15वें वित्त का जो पैसा है, विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए पैसा आया था, उसमें धांधली करते हुए गबन किया गया है। इस पे थाना तोरवा में एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही उसमें जांच कंप्लीट करके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कितने का ये गड़बड़ी था सर? क्या टोटल लगभग जो गबन है 24 लाख का है लगभग, और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, फौरन वापस आएंगे। देखते रहे एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर लॉन्च किए। अच्छी सेहत के लिए दिल्ली वालों को मिली एक और बड़ी सौगात। इलाज की सुविधा मिलेगी घरों के ही पास। लगभग हर विधानसभा में हम 12 से 15 आरोग्य मंदिर खोलें ताकि छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए आपको दूर ना दौड़ना पड़े। दिल्ली में अब आरोग्य मंदिरों की संख्या हुई 319। आरोग्य मंदिरों में करीब 80 टेस्ट होते हैं फ्री में मिलती हैं जरूरी दवाएं, मैटरनिटी केयर और वैक्सीनेशन की भी सुविधा। 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का है दिल्ली सरकार का इरादा। पूरा होगा दिल्ली को सेहतमंद बनाने का वादा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर धमतरी से है, जहां धमतरी में गर्मी का मौसम शुरू होते ही जंगलों में आग पर रोकथाम के लिए वन विभाग की टीम सतर्क हो गई है। लिहाजा उनके द्वारा बेहद सकारात्मक और सराहनीय पहल देखने को मिली है, जहां उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जंगलों को आग से बचाने को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली। ये पहली दफा है जब वन विभाग द्वारा जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए इस तरह की सार्थक पहल देखने को मिली है। इस दौरान ग्रामीणों को जंगल में आग लगने पर रोकथाम के लिए जानकारी देकर लोगों के सुझाव भी लिए गए। साथ ही लोगों से जंगलों में आग लगने पर इसकी तत्काल जानकारी वन विभाग को देने की अपील भी की गई, जिससे समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। ये हम लोगों का लोगों को, ग्रामीण लोगों को जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया गया है हम लोगों को। पीसीसीएफ सर के द्वारा, हाफ सर के द्वारा रायपुर से ऐसा आदेश आया है। हम लोग को 35 बिंदुओं पे काम कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट डे है कि हम लोग पालवाड़ी से शुरुआत किए हैं और लगभग 200 हमारे बाइकर्स हैं साथ में, और उनको लगभग एक दिन में 100 किलोमीटर चलना है और 100 गांव को कवर करने का लक्ष्य है कि गांव-गांव जा कर के हम लोग वनों को आग से कैसे बचाना है, इसके बारे में क्या करें क्या ना करें, इसके लिए समझ मतलब जन जागरूक तो करना ही है। अपने को जंगल बचाना है, जानवर बचाना है, हर चीज़ से बचाना है। सभी तरफ देख लें। गांव वालों को ये भी सूचना देना है कि आग कैसे कैसे लगता है। जैसे खेतों में लगा देते हैं और खेत में लगा के छोड़ देते हैं, जैसे असामाजिक तत्व लोग भी लगा देते हैं। तो इस कारण से हम लोग का जो साहब हैं वो अपने बोले, निर्देश दिए कि अपने को जागरूकता रैली निकालना है, जिसमें सफ़ेद टोपी, टी शर्ट वगैरह करके फायर संबंधित
देना है करके, तो इसमें हम लोग स्टाफ को भी शामिल किए। तो आज उसका सुबह प्रारंभ पालवाड़ी से किया गया है, जो काफ़ी अच्छा रहा है। सभी का अच्छे से रिस्पांस, हम लोग गांव-गांव में जाके उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे उप मंडलाधिकारी भी। और बेमेतरा तहसील कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय काम बंद धरना प्रदर्शन गुरुवार को संपन्न हो गया। इस आंदोलन में जिले भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। आंदोलन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष विद्या जैन ने किया, जिन्होंने शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने की मुख्य मांग दोहराई। दूसरे दिन पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा धरना स्थल पहुंचे और समर्थन जताया। उनके साथ अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। 2 दिन काम बंद रहने से आंगनबाड़ी सेवाएं प्रभावित रही। कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान काम बंद का ऐलान किया गया और 2 दिन के इस प्रदर्शन का गुरुवार को समापन हो गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी की सहायिका और कार्यकर्ता है दीदी जो हमारी है, आज जो दूसरा दिन है कि हड़ताल में बैठे हैं। 3 सूत्री उनकी मांग है। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी की गारंटी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में प्रदेश में वो सफल रहे, लेकिन सरकार बनने के बाद एक भी घोषणा और एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। आप देखेंगे लगातार हर वर्ग के कर्मचारी अधिकारी इस सरकार के खिलाफ धरने में बैठे हैं। आज हमारी आंगनबाड़ी की जो हमारी दीदी बहनें हैं, सहायिका कार्यकर्ता, वो भी धरने पे बैठी हैं। 3 सूत्री उनकी मांग है। कांग्रेस पार्टी के पूरे साथी हम सब उनके समर्थन में यहाँ समर्थन देने आए हैं। प्रदेश में उनका खुद का ऐसा कहना है कि उनको अगर सम्मान किसी सरकार ने दिया है तो भूपेश बघेल जी की पूर्ववर्ती सरकार ने दिया है। बजट पेश हो चुका है, लेकिन कार्यकर्ताओं को सिर्फ लालीपाप पकड़ाने वाला काम किया सरकार। और हम लोग चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द शासकीय कर्मचारी घोषित करे, जैसे कि शिक्षा कर्मियों को और रोजगार सहायक लोग को जो नीति बनाकर शासकीय कर्मचारी घोषित किए। हम लोग चाहते हैं, हमारे सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग को भी उसी नीति के तहत शासकीय कर्मचारी घोषित करे। जैसे मध्य प्रदेश के तर्ज पर हमको मान दे दिया जाए। जब तक हमको शासकीय कर्मचारी नहीं करते तब तक कार्यकर्ताओं को 26,000 और सहायिकाओं को 22,000 मान दे दिया जाए। हम लोग आज अपने आंगनबाड़ी महिलाओं को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि मोदी सरकार से त्रस्त हो चुकी हैं हमारी बहनें। दिन रात काम तो लेते हैं, लेकिन काम के मुताबिक सम्मान नहीं मिलता, न सम्मान राशि मिलती है और न ही उनकी महत्वाकांक्षाओं को समझा जाता है। अभी SIR में बीते हुए SIR के कार्य में दिन रात 24 घंटे उन्होंने अपना समय दिया है। उसका नतीजा ये है कि महिलाएं, हमारी बहनें सड़क में आज बैठी हैं, अपनी मांगों की मांग कर रही हैं। वैसे ही महतारी बंधन का 70 लाख फॉर्म उन्होंने भरा है दिन रात एक करके, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हमारी आंगनबाड़ी महिलाओं को, बहनों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, अपनी मांगों के लिए सड़क में उतरना पड़ रहा है। खबर बेमेतरा से है, जहां बेमेतरा जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। इसके तहत साजा SDM हर्षलता वर्मा का तबादला कर उन्हें मुख्यालय भेज दिया गया। साजा अनुभाग की नई SDM के रूप में पिंकी मनहर की नियुक्ति की गई है। क्षेत्र में चर्चाओं के अनुसार ये बदलाव केवल नियमित प्रक्रिया नहीं, बल्कि जन शिकायतों और प्रशासनिक कसावट से जुड़ा कदम माना जा रहा है। साजा SDM कार्यालय में काम में देरी और फाइलों के लंबित रहने की शिकायतें मिल रही थी। साथ ही अवैध खनन पर अपेक्षित कार्रवाई ना होने की भी चर्चा थी। इस दौरान DM द्वारा किए गए इस फेरबदल से अब साजा क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों में तेजी और अवैध गतिविधियों पर सख्ती की उम्मीद जताई जा रही है। जांजगीर चांपा जिला कांग्रेस कमेटी मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर अब गांव के ओर निकल पड़ी है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष चांपा
सिवनी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की, संवाद किया। इस दौरान मनरेगा की मूल अवधारणा से छेड़छाड़ करते हुए मजदूरों के काम को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार मजदूर, किसान और महिलाओं के साथ छलावा कर रही है। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान अब गांव-गांव पहुंच रहा है। मनरेगा को जो खत्म करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, उसे हमारे राष्ट्रीय नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी जी के नाम से स्वतंत्रता का जो पर्यायवाची शब्द है, पूरे विश्व के 130 लोग जिसके श्रद्धा में अपना सर झुकाते हैं, ऐसे महान पुरुष के नाम से जो योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना पूरे भारतवर्ष में जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए जीवनदायिनी का जो काम करता था, उसे खत्म करने का यह जो प्रयास किया जा रहा है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, शाइन सिटी ग्रुप का प्रमोटर दुबई में गिरफ्तार हो गया है। 1000 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। निवेश लुभावने रिटर्न प्लान के नाम पर ठगी की है। आरोपी के नाम यूपी में 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। 10 महीने पहले कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था और अब इस प्रमोटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2019 में देश छोड़कर फरार हुआ था आरोपी। दुबई से इंडिया लाने के बाद लखनऊ लाएगी ईडी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाइन सिटी ग्रुप का प्रमोटर दुबई में गिरफ्तार हो गया है। पहले कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया। 1000 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। निवेश और लुभावने रिटर्न प्लान के नाम पर कई लोगों को ठगा। आरोपी के नाम पर यूपी में 554 एफआईआर दर्ज है। 10 महीने पहले ही कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया और अब दुबई में गिरफ्तारी। 2019 में देश छोड़कर फरार हुआ था आरोपी और दुबई से इंडिया लाने की अब पूरी तैयारी है। लखनऊ उसके बाद ईडी लेकर आएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर की दुबई में गिरफ्तारी। और पुनीत मोहन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए, कुछ महीने पहले ही कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया और अब दुबई से गिरफ्तारी। कई लोगों को ठगने का आरोप है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का महाठग शाइन सिटी ग्रुप का प्रमोटर राशिद नसीम, जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है और यूपी में लगभग 554 एफआईआर हैं। राशिद नसीम की दुबई में गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी तब संभव हो पाई जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और ईओडब्ल्यू लगातार दुबई पुलिस के कांटेक्ट में थे और उनसे अनुरोध कर रहे थे, क्योंकि पिछली कुछ लोकेशन लगातार राशिद नसीम की दुबई में मिल रही थी। वो वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता था, जूम के जरिए अपनी टीम के लोगों से मीटिंग करता था और लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था। राशिद नसीम को फिलहाल दुबई में गिरफ्तार किया गया है। सूत्र बताते हैं कि ईडी के अधिकारी कुछ ही देर में दिल्ली से दुबई के लिए रवाना होंगे। उसको पहले देश में लाया जाएगा, उसके बाद ईडी की टीम उसे लेकर के लखनऊ आएगी, उससे पूछताछ करी जाएगी। उसके ऊपर 1000 करोड़ की ठगी का आरोप है। लोक लुभावने रिटर्न का वादा करता था, लोगों से पैसा वसूला गया। फिर 2019 में अचानक से राशिद नसीम देश छोड़ करके दुबई फरार हो गया। काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, एसटीएफ को तलाश थी, तमाम एजेंसियां इसकी तलाश कर रही थी। ईडी ने इसकी कुछ संपत्ति अटैच करी थी, जिसकी कीमत तकरीबन 500 करोड़ रुपए थी और वर्तमान में लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। ये बात खुद राशिद नसीम ने एक ऑडियो में स्वीकार करी थी। 300 करोड़ रुपए किसानों और ब्रोकरों के बीच में राशिद नसीम का आरोप था कि उसके फंसे हैं, बाकी उसको दलालों ने धोखा दिया। लगातार वो लोगों से कांटेक्ट में रहता था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और इस बात को कहता था कि उसे फंसाया जा रहा है। फिलहाल महाठग था, गृह विभाग की ओर से उस पर और उसके भाई पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। राशिद नसीम बिल्कुल, देखिए पुनीत, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और ठगी का आरोप और अब दुबई में गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कितनी जल्दी जो है दिल्ली लाया जाता है, उसके बाद लखनऊ में ईडी किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, वो देखना बेहद अहम। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।